हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन के सेकंड चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत का अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ और हानियां। हमने इससे पिछले वीडियो में वैज्ञानिक प्रबंध क्या है ये पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं कि उस वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, यानी एडवांटेजेस एंड डिएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ हैं। इसके अंतर्गत पहला है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि के अंतर्गत हम ये जान सकते हैं कि श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने के कारण उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा और कम लागत पर होने लगेगा। क्योंकि हमने अब आपको ये समझने के लिए थोड़ा पहले वैज्ञानिक प्रबंध समझना होगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो उत्पादकता में वृद्धि यानी जो भी प्रक्रम में सामान बन रहा है उस सामान की उत्पादकता यानी उसको बनने में वृद्धि हो जाएगी यदि वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करते हैं तो। फिर है समय की बचत। वैज्ञानिक प्रबंध की विधियां जो हैं यदि वो लागू की जाए तो कम समय में अधिक कार्य होगा और समय की बचत होगी। क्योंकि हमने देखा हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करते हैं जिनमें हमारा फालतू का समय चला जाता है। ये हमने वैज्ञानिक प्रबंध में पढ़ा था। इसलिए यदि हम वैज्ञानिक प्रबंध को उपयोग में लाते हैं किसी भी प्रकल्प में तो समय की बचत होगी और उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। फिर लाभ में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध से अपव्यय पर भी नियंत्रण होगा और इसके कारण जो भी उपक्रम किया जाएगा उसमें लाभ में वृद्धि होगी। फिर है जीवन स्तर में वृद्धि। यदि कम लागत पर वस्तुएं बनती हैं तो उनकी कीमत कम होती है और यदि पूरे समाज में कम कीमत की वस्तुएं मिलेंगी तो लोग ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो जाएगी। फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो वैज्ञानिक प्रबंध का यदि उपयोग करते हैं तो देश में उद्योगों का तीव्र विकास होगा और विकास के कारण राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय ने एक वित्तीय वर्ष में पूरे देश की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो यदि बहुत सारे उद्योग होंगे और उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, लाभ में वृद्धि होगी तो नेचुरली राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। फिर है रोजगार में वृद्धि। यदि वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग किया जाए तो नए नए उद्योग धंधों में तीव्र गति से विकास होगा और जब नए नए उद्योग निकलते जाएंगे और उनमें लाभ होता जाएगा तो अन्य सब लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। फिर है रुचिपूर्ण कार्य। यदि वैज्ञानिक प्रबंध लागू होता है तो प्रत्येक कर्मचारी को उसके रुचि का कार्य मिलेगा और जब उसको अपनी रुचि का कार्य मिलेगा तब वो बहुत गति से कार्य करेगा और अच्छा मन लगा के कार्य करेगा। और फिर है प्रशिक्षण। तो वैज्ञानिक प्रबंध जब लागू होता है तभी कर्मचारियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे दिया जाता है जिससे उनकी योग्यता में वृद्धि हो जाती है। अब हम यहाँ पर हमने देखा वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ या एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध या हानियां। अब कुछ लोगों ने श्रमिकों और मालिकों और उत्पादकों ने वैज्ञानिक प्रबंध के विरोध में कुछ बातें कही हैं। तो हम देखते हैं कि उससे क्या क्या हानियां हैं या किन लोगों ने उनका विरोध किया है। इसमें दो प्रकार के लोग उनका विरोध करते हैं। पहला है श्रमिकों के द्वारा विरोध और दूसरा है उत्पादकों द्वारा विरोध। श्रमिकों द्वारा विरोध के क्या कारण हैं? तो कार्यभार में वृद्धि। हमने देखा था कि वैज्ञानिक प्रबंध में हमने देखा था कि टेलर ने ये कहा था कि क्षमता से कम कार्य करते हैं श्रमिक, इसलिए उनसे ज्यादा कार्य करवाना चाहिए। इस कारण से श्रमिक विरोध करते हैं कि कार्यभार में वृद्धि, यानी एक श्रमिक जितना कार्य कर सकता है उससे ज्यादा उसके पर लाद दिया जा सकता है कि बीच की एक्टिविटीज को हटाकर वो केवल जो
काम है उसका वही करे, ये प्रेशर उसके ऊपर रहता है, तो उसका कार्यभार बढ़ जाता है। फिर कठोर नियंत्रण, जो भी नियोक्ता होता है या मालिक होता है या फिर प्रबंधक होता है, उसका श्रमिकों पर बहुत कठोर नियंत्रण रहता है, जिस कारण से श्रमिक लोग कार्य करना नहीं चाहते और उनके जब असहनीय व्यवहार हो जाता है तो उनकी कार्य क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर है बेरोजगारी का भय। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध जब लागू करते हैं तो प्रेरणात्मक मजदूरी मिलना चाहिए। प्रेरणात्मक मजदूरी यानी जो ज्यादा कार्य कर सके, जल्दी कार्य करे, उसको ज्यादा मजदूरी, और जो देर से कार्य करे उसको कम मजदूरी। ये प्रेरणात्मक मजदूरी थी और इस मजदूरी के कारण बेरोजगार होने का भय श्रमिकों के अंदर बना रहता है। फिर है श्रम संघों की शक्ति में कमी। श्रम संघ यानी लेबर यूनियन, यानी आजकल देखते हैं कि सारे श्रमिक लोग मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं, और वो संघ बहुत शक्तिशाली होता है अपनी बात मनवाने के लिए मालिकों से। लेकिन यदि वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग किया जाता है तो श्रम संघों की शक्ति कम हो जाती है और सारी शक्ति प्रबंधकों में आ जाती है या मालिकों के पास होती है। फिर है निरंकुश प्रबंध। जब प्रबंध हावी होता है श्रमिकों पर तब उसमें निरंकुशता आ जाती है, यानी उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और जब प्रबंधकों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है तब वो श्रमिकों को ज्यादा तंग करते हैं और उनसे जानवरों के समान व्यवहार करने लगते हैं, जिस कारण क्या होगा कि श्रमिक कार्य करना नहीं चाहेंगे। और फिर कार्य में नीरसता अगला है। निरंतर एक समान कार्य कराते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में क्या था कि एक व्यक्ति को यानी काम को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाए और एक काम एक व्यक्ति से ही कराया जाए ताकि वो उसमें निपुण हो जाएगा, और जब निपुण होगा तो वो कम समय में ज्यादा कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि कार्य में नीरसता आ रही है, यानी एक ही एक कार्य कर करके वो श्रमिक भी तंग आ जाता है। उसको कुछ अलग कार्य मिले तो उसकी कार्य करने की इच्छा भी और उसमें उसको रस आने लगेगा। ये तो हो गए श्रमिकों द्वारा विरोध किए जाने के क्या कारण थे। फिर है उत्पादकों द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा था। उत्पादक यानी जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो उत्पादक, उनका कहना है सबसे पहला कि ये खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कहा गया था कि अच्छी अच्छी मशीनों का, नई नई मशीनें हो, पुरानी मशीनें ना हो, और नई मशीनें हो, कच्चा माल अच्छा हो। इस कारण से उत्पादकों का कहना है कि ये ज्यादा खर्चीली हो जाती है क्योंकि उपकरण बहुत महंगे आते हैं। फिर है मंदी काल में बोझ। तो यदि वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा खर्च होता है, और यदि इस खर्च होने के बाद यदि मंदी आ जाती है तो मंदी काल में जल्दी ही इन खर्चों को जल्दी कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए मंदी काल में ये जो सारे बढ़ा लिए गए हैं खर्चे, उनका बोझ हो जाता है। फिर है विशेषज्ञों पर निर्भरता। वैज्ञानिक प्रबंध विशेषज्ञों के माध्यम से विशेषज्ञ प्रबंधक होते हैं जो उसकी विशेषता रखते हैं। लेकिन इसलिए क्या होता है कि मालिक जो है वो अपने मन से कुछ नहीं कर पाता, वो विशेषज्ञों के बताए जाने की राह देखता रहता है, इसलिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर है लघु संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त। बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए तो वैज्ञानिक प्रबंध बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगनी है और बहुत ज्यादा पूंजी लगेगी, कच्चे माल का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, तो ये लघु संस्थाओं के लिए नहीं हो पाएगा। और जब लघु संस्थाओं के लिए नहीं हो पाएगा तो ये वहां के लिए अनुपयुक्त है। फिर है स्वतंत्रताओं में कमी। प्रबंधक सब कुछ देखते हैं, विशेषज्ञ सब कुछ देखते हैं, इसलिए जो मालिक होता है उसकी स्वतंत्रता में कमी आ जाती है, वो अपने ही हिसाब से निर्णय नहीं ले पाता। और फिर है पूर्ण प्रमाणीकरण की समस्या। जैसे इसके अंतर्गत कहा गया था अभी पहले, एक सिद्धांत था कि पूर्ण प्रमाणीकरण पहले तय कर लिया जाए कि वस्तु का वजन कितना होगा, उसका कार्य क्षमता कैसी होगी, उसका रंग रूप क्या होगा, ये सारा नाप तोल कर पहले तय कर लिया जाए, उसके बाद उसके अनुसार वस्तुओं को बनाया जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सभी वस्तुओं का प्रमाणीकरण नहीं हो सकता,
ये समस्या हमेशा उत्पादकों के सामने बनी रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक प्रबंध या तो कहीं हानि है और लाभ है, लेकिन जो हानियां बताई गई हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखती। इसलिए यदि वैज्ञानिक प्रबंध को ही अपनाया जाए तो ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट का कार्य बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको समझ में आ रहा है ना? तो सुश्री क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।